फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर में टोटल 2 वॉर होती हैं, एंग्लो सिख की फर्स्ट वॉर एंड देन सेकेंड वॉर। फर्स्ट वॉर होने के क्या क्या रीजंस थे और उसके पहले जो यहाँ का जो भी जिस तरह का सिस्टम था वो कैसे चल रहा था, ये हम अपने आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस उसकी फर्स्ट वॉर होने के बाद सेकेंड वॉर क्यों होती है और सेकेंड वॉर होने के बाद क्या जो पंजाब का एम्परर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, क्या उसे ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं, ये भी चीज़ें भी हम अपनी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अपना जो एक कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उन सब के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है। दैट मीन्स आपका जो कंप्लीट कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी फी पे नहीं करनी। साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और इस चैनल से जुड़े रहने के। अब बात करते हैं एंग्लो सिख वॉर की फर्स्ट वॉर के बारे में। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख की जो पहली लड़ाई होती है वो पहली लड़ाई से पहले यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी। एंग्लो सिख वॉर में जो पंजाब है, पंजाब वाले रीजन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। लेकिन इससे पहले होता क्या है, जो इंडिया का 70% पार्ट होता है, जो इंडिया का 70% पार्ट है वो ब्रिटिशर्स कैप्चर कर चुके हैं। 70% कैप्चर कर चुके हैं, रिमेनिंग कितना है, 30% रिमेनिंग है, जिसमें से एक पंजाब वाला रीजन भी आता है। जो पंजाब वाला रीजन था वहाँ पे 12 ग्रुप थे, उन 12 ग्रुप्स को मिसल्स बोला जाता था। उन मिसल्स के जो 12 ग्रुप थे उनके 12 हेड थे जिन्हें आप मिसल्स बोले जाते हो। उनको हेड को एक यूनिटी बनाए रखने के लिए, मतलब उन हेड में जो भी 12 के 12 थे उनमें यूनिटी को बनाए रखने के लिए एक बंदा था जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। अब महाराजा रंजीत सिंह का बर्थ क्या होता है, उनकी मतलब उनसे जुड़ी हुई क्या ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें महाराजा बना देती हैं। 13 नवंबर 1780 के अंदर जो महाराजा रंजीत सिंह है उनके बर्थ होता है 13 नवंबर 1780 के अंदर। देन महाराजा रंजीत सिंह जब 12 के एज के हो जाते हैं, मतलब जो 12 साल के होते हैं, तो उनकी जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब वो 13 साल के होते हैं तो उन पर एक बंदा अटैक करता है जिसका नाम था हजमत खां। हजमत खां जो है वो अटैक कर देता है किस पे, महाराजा रंजीत सिंह पे। और महाराजा रंजीत सिंह ही ऐसा बंदा है जो कि सिख एम्परर का फाउंडर है। मतलब सिख जो एम्परर है, जो इन्होंने जितना भी सिख का पूरा राज्य है, साम्राज्य है, इन सबको किसने बनाया है, महाराजा रंजीत सिंह ने। और महाराजा रंजीत सिंह को क्या बोला जाता है, शेरे पंजाब। जिसे क्या बोला जाता है, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह को। लेकिन यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स का जो पूरे का पूरा उनका वो बोलते हैं प्लान, जो उनकी पूरी की पूरी एक पॉलिसी होती है, वो ये बन चुकी थी कि आप जैसे ही कहीं भी अटैक करते हो तो सामने वाला क्या करेगा, पूरी पावर के साथ आएगा और आप पे भी अटैक करेगा। सेम ऐसे ही तो ब्रिटिशर्स पहले उसकी पावर देखने के लिए अटैक करते। जब उन्हें लगता कि वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है तो वो क्या करते, ट्रीटी को साइन कर लेते। और उस ट्रीटी को साइन करने के बाद वो क्या करते, उसकी जो भी सेना थी, उसके जो भी बंदे थे, जितने उसके पास तोप थी, जितनी चीज़ें थी, उन सबको एनालिसिस करते हैं। मतलब जो पहले अटैक कर चुके हैं उसको एनालिसिस करना, देन उसके बाद उस ट्रीटी को ब्रेक करके वहाँ पे दोबारा अटैक करना और उसके एम्परर को क्या कर लेना, कैप्चर कर लेना। ये क्या थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जो कंप्लीट इंडिया के अंदर ये अपनाते आए हैं। जो हर बार इन्होंने यही सेम पॉलिसी को बार बार रिपीटेड करते आए हैं। सेम यहाँ भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो होगा क्या, महाराजा जो रंजीत सिंह थे उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था और वो 1799 के अंदर क्या कर लेते हैं, लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। 1799 के अंदर एक बंदा है जो कि लाहौर को कैप्चर कर लेता है जिसका नाम क्या है, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं और उसे क्या बना लेते हैं, कैपिटल बना लेते हैं। कैपिटल बनाने के बाद जो भी ये बंदा था 12 अप्रैल 1801 दैट मीन्स 12 अप्रैल 1801 के अंदर महाराज पंजाब का जो टाइटल है ये खुद को दे लेता है। दैट मीन्स ये खुद को किस नाम से बुलाता है, महाराजा पंजाब के नाम से। तो ये जो महाराजा पंजाब के नाम से इसने खुद को एक टाइटल दिया है, जितने भी 12 ग्रुप्स थे ये सब के सब इसे अपना लीडर बना लेते हैं। दैट मीन्स जो आप बोलोगे वही हम करेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या बना दिया है, लीडर बना लिया। और यही वो बंदा है जिन 12 के 12 ग्रुप्स के अंदर यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, जो इन्हें अलग अलग बिखरने नहीं देता। अगर कहीं भी यूनिटी है तो दैट मीन्स वो क्या है, बहुत ही पावरफुल बंदे हैं, ठीक है। सेम उसके बाद क्या की जाती है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि जो महाराजा रंजीत सिंह है काफ़ी पावरफुल है,
आप मानोगे जो महाराजा रणजीत सिंह था वो क्या था, इससे ब्रिटिशर्स डरते थे और इसे बहुत ही पावरफुल बोलते थे, क्योंकि क्या था, ये यूनिटी को मेंटेन करता था, मतलब सारे बंदे इसकी मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो महाराजा रणजीत सिंह था उसके मन में थोड़ा सा भय था, थोड़ा सा डर था ब्रिटिशर्स को लेके। क्यों? क्योंकि वो क्या कर चुके थे, इंडिया का 70% जो एरिया था वो कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन उनका एरिया भी रिमेनिंग में है। तो वो क्या थे, उन्हें थोड़ा डर था कहीं ब्रिटिशर्स उस पर भी अटैक ना कर दें, इसीलिए दोनों मिलके क्या करते हैं, उधर ब्रिटिशर्स भी डर रहे हैं और इधर जो महाराजा रणजीत सिंह है वो भी थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ट्रीटी को साइन करते हैं। उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब साइन की जाती है, 1809 के अंदर ये ट्रीटी को साइन किया जाता है और ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रीटी को साइन करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉर्डर भी बनाया होगा कि आप इधर नहीं आओगे और हमारे बंदे इधर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सतलुज नदी एक गुजरती थी दोनों के बीच से, तो वहाँ पे सतलुज नदी को एज ए बॉर्डर कंसिडर किया गया कि आप सतलुज नदी का आपके इस पार का एरिया, हम यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही जो महाराजा रणजीत सिंह है उन्होंने भी यही बोला कि मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे वाले बंदे जो हैं उधर अटैक के लिए नहीं आएंगे और ना ही इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर था वो कौन था, वो था मिंटो। मिंटो थे। मिंटो को उन्होंने क्या बोला कि आप अपना ईस्ट की तरफ जो आप ओवरऑल देखोगे, जैसे बॉर्डर बनाया तो इन्होंने क्या किया, उस रणजीत सिंह जो महाराजा थे सीख के, उसको ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन करने से ब्रेक कर दिया कि आप अब ईस्ट की तरह अपना जो एक्सपेंशन है ना वो नहीं बढ़ा पाओगे। सेम उसके बाद क्या हुआ, दूसरी ट्रीटी साइन की जाती है। ट्रीटी क्या थी, ट्राई पार्टी ट्रीटी। ट्राई पार्टी ट्रीटी के अंदर 3 बंदे थे, इसलिए ट्राई पार्टी बोला जाता है। फर्स्ट था ब्रिटिश, सेकंड रणजीत सिंह और थर्ड काबुल का एक राजा जो एज ए पपेट बिठा हुआ था, किसने, ब्रिटिशर्स ने। जो ब्रिटिशर्स थे वो जो रणजीत सिंह है उसको बोलते हैं आप ईस्ट में नहीं जाओगे, आप वेस्ट में भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। सेम जो इनका काबुल वाला एरिया है वहाँ भी आप नहीं जाओगे। ये एक स्पेशल चीज़ बोली गई, किसने, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि काबुल जो है वो ये कैप्चर कर चुके थे और वहाँ पे पपेट बिठाया गया था, किसको, शाह सुजा को। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए तो रणजीत सिंह क्या हुआ, बीच में गिर गया, एक तरफ ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ क्या, काबुल। तो अब ये ना तो एक्सपेंशन इधर कर सकते हैं और ना एक्सपेंशन इधर कर सकते हैं। ओवरऑल क्या हो गया, ये बीच में ही रह गए, शांति से बैठे हैं। अब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो महाराजा रणजीत सिंह है उसकी डेथ हो जाती है। महाराजा जो रणजीत सिंह है उसकी डेथ हो जाती है कब, 1839 के अंदर। इनका बर्थ कब हुआ था, 70-80 के अंदर, और डेथ 1839 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो एक महाराजा का एक टाइटल लेके बैठे थे, अब उस टाइटल पे क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगी कि अब ये टाइटल कौन ले। ठीक है, अगर उनमें आपस में यूनिटी उनकी ब्रेक हो जाती है, यूनिटी ब्रेक हो जाती है तो एम्परर वीक हो जाएगा। अगर एम्परर वीक हो जाता है और उन्हें होल्ड करने वाला क्या है, कोई भी नहीं है। जितने उसके 12 मिसल्स थे, जितने उनके 12 ग्रुप थे, उनमें कोई भी इस जो टाइटल है उसको होल्ड करने के लिए नहीं है। तो क्या किया जाता है, जो महाराजा रणजीत सिंह का एक बेटा था दलीप सिंह को हेड बना दिया जाता है, लेकिन वो हेड अभी हेड बनने के लायक नहीं था, क्योंकि कितना था, 6 to 7 ईयर्स का वो बच्चा है अभी, वो अभी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ क्या था, आर्मी थी। आर्मी सोच रही थी कि कोई भी बैटल हो, कोई भी अगर चीज़ हो जाती है तो आर्मी ही सबसे आगे जाती है। दैट मीन्स आर्मी सबसे क्या है, मस्ट है। आर्मी है तो आपका जो एरिया है आप कहीं भी कैप्चर कर सकते हो, कहीं भी लड़ाई कर सकते हो। तो बंदों के मन में क्या आने लगा कि आर्मी है तो सब कुछ है, तो बंदे क्या करने लगे, आर्मी के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिए। तो आर्मी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बनने लग जाएगी। तो आर्मी क्या होगी, आर्मी की जो बंदे थे वो उनकी क्या होगी, उनके जो नंबर्स थे वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो एक टाइम पे कुछ ना कुछ तो गुस्सा आएगा ना बंदों में, कुछ ना कुछ वो सोचेंगे अपनी जो पहले ट्रीटी की हुई है उन पे। उधर दूसरी तरफ क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश देख रहे थे कि भी जो महाराजा रणजीत सिंह है उसकी डेथ हो चुकी है, अब ये अच्छा मौका है हमारे पास कि अगर ये जो सिख है थोड़ी सी भी मिस्टेक करें और हम क्या करें, अटैक कर दें इन पे। मतलब ये सोच रहे थे कि जो भी हमने यहाँ पे ट्रीटी साइन कर रखी है, अगर ये उन्हें ब्रेक कर देते हैं ना थोड़ा सा भी, तो हम क्या करेंगे, जाके अटैक कर देंगे कहाँ पे, पंजाब के अंदर, और पंजाब को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इधर ब्रिटिश सोच रहे हैं ये सब, और उधर क्या था, उधर यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होने के सबसे जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उसके सबसे छोटी वाइफ थी कौन, महारानी जिंद कौर।
महारानी जिंद कौर जो थी वो इनकी सबसे छोटी वाइफ थी, और वाइफ क्या सोचती है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने हमें क्या कर लिया, कैद कर लिया है, ना तो हमें इधर बढ़ने देते और ना हमें इधर जाने देते, मतलब हम अपना एक्सपेंशन ना तो अपना ईस्ट में कर सकते हैं ना वेस्ट में कर सकते। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स हमें दबा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि तुम बस यहीं पे न्यूट्रल रहो। तो जिंद कौर को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि हम ब्रिटिशर्स को क्या करें, उखाड़ के फेंक दें। तो ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए वो आर्मी को ऑर्डर दे देती है कि आप करो बॉर्डर को क्रॉस। आर्मी 1,20,000 तक पहुंच जाती है और वो जो आर्मी की नंबर्स थे वो क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं बॉर्डर को, जो कि उन्होंने ट्रीटी के अंदर साइन किया था। अभी बताओ कौन सी ट्रीटी थी जिसके अंदर बॉर्डर को क्या बोला गया था, एज ए, यहाँ पे जो सतलुज नदी थी उसको एज ए बॉर्डर कंसिडर किया गया था। कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब, 1809 के अंदर ये ट्रीटी साइन होती है। तो अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिश तो यही चाहते थे कि कब ये बॉर्डर क्रॉस करें और कब हम क्या करें, अटैक करें। तो बॉर्डर तो क्रॉस कर देते हैं। ब्रिटिशर्स का जो उस टाइम पे गवर्नर था वो कौन था, वो था हार्डिंग। हार्डिंग कौन था, गवर्नर जनरल था किसका, ब्रिटिशर्स का। हार्डिंग क्या करता है, इस बैटल में इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पे 5 बैटल को लड़ा जाता है। 5 बैटल कौन कौन से थे, फर्स्ट बैटल था बैटल ऑफ मुदकी, दूसरा बैटल ऑफ फिरोजशहर, तीसरा बदलवाल और फोर्थ था अलीवर और लास्ट 5th था सेब्रोन। अब जो जितने भी बैटल्स हुए इनमें कुछ तो बैटल्स ब्रिटिशर्स ने जीत लिए और कुछ ब्रिटिशर्स हार गए। बोले तो कुछ तो अपोजिशन में सीखने जीते हैं ना। फर्स्ट बैटल था वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, सेकंड भी जीत जाते हैं और थर्ड में ब्रिटिशर्स जो हैं वो डिफीट हो जाते हैं 6 से, और फोर्थ बैटल में फिर ब्रिटिशर्स जीतते हैं एंड लास्ट में फिर 6 इसको जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स को क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं। करने दो, अब ब्रिटिशर्स को तो क्या करनी है, मौका चाहिए था। अब क्या करेंगे, वो ट्रीटी बोलेंगे, बे ट्रीटी साइन करो। तो क्या करते हैं, अब ये ट्रीटी साइन करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट याद रखना और कौन कौन सी चीजें इन्होंने इसमें कैप्चर किए हैं, ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी में साइन करवाया। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब, 9 मार्च 1846 के अंदर ये ट्रीटी साइन की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो कि पहले सिख के पास था उसको भी यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। और हजारे एंड ट्रीटी जो भी नियर हैं किसके, जालंधर के जितने भी आसपास के ट्रीटीज थी उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स के थ्रू और इस ट्रीटी के साइन करने की वजह से। दूसरी चीज क्या होती है, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते हैं, फाइन लगा देते हैं, कितना, 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया जाता है। फाइन लगा दिया जाता है तो आप सोच सकते हो जो इंडियंस थे वो कैसा फाइन लगाते, 35,000 और 40,000, मतलब इस टाइप का फाइन लगाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स देखो करोड़ में जा चुके हैं, इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, जिसके अंदर बंदे की पूरी जो भी उसका एम्परर है हिल जाएगा 1.5 करोड़ रुपए में। तो प्लस इन्हें यह भी बोला गया कि जो आर्मी है आप उसकी लिमिट लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 लाख की आर्मी रखोगे, नहीं, आपकी आर्मी की लिमिट जो थी वो फिक्स कर दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था। कौन, रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया गया किसको, हेनरी लॉरेंस को। ये बोला गया कि अब आप जो भी करोगे ना यहाँ पंजाब में सब इसको बता के करोगे, ये आपको में नजर रखेगा, चुपके हमें सारी खबर देगा। और तो ये क्या करते हैं, हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे रेजिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, जो कि इन पे नजर बना के रखता है किस पे, सिख पे। सेकेंड ट्रीटी साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ भिरेवल जब 1846 के अंदर। इस ट्रीटी के अंदर स्पेशली ये मेंशन किया जाता है कि जो भी अपने ब्रिटिशर्स हैं और जो भी अपने यहाँ पे सिख हैं, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके इश्यूज के अंदर। दैट मीन्स ये क्या करेंगे, अपना एक यहाँ पे कंट्रोल बना लेंगे, कहाँ पे, किसके अंदर, सिख के अंदर या फिर पंजाब के अंदर। अगर ये पॉलिटिकली बंदे घुस जाते हैं तो क्या करेंगे, ये अपना सारी चीज़ों में हक जमाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है, जिससे बंदे फिर से इरिटेट होंगे, वो तो होना ही है। अब सिख जो थे वहाँ पे कौन था उनका, महाराजा दलीप सिंह। कौन थे दलीप सिंह, वहाँ पे जो अपने कौन थे, रंजीत सिंह के बेटे थे, कौन, दलीप सिंह। ब्रिटिशर्स के अंदर एक नया गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम है डलहौजी। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इंटरेस्टेड होता है कि मैं पंजाब को कैप्चर करूंगा। वो क्या करता है, एक अनाउंसमेंट करता है, वो एक अपना गोल को सेट करता है कि मैं यहाँ अब पंजाब को कैप्चर करने आया हूँ भाई, पंजाब को तो मैं कैप्चर करूंगा ही करूंगा। तो यहाँ पे कुछ रीजंस और हो जाते हैं। सेकेंड एंग्लो कौन सी वॉर है भाई, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर,
ठीक है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर होने के कुछ रीजन थे, कुछ थे इनकी डिससेटिस्फाई। जो सिख थे ना वो डिससेटिस्फाई थे किससे, ब्रिटिश से, क्योंकि वो क्या थे, पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो चुके हैं तो वो क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे तो क्या करेंगे, सिख ऐसे ही इरिटेट हो जाएंगे, तो क्या थे, डिससेटिस्फाई थे। दूसरी चीज, यहाँ पे मुल्तान वाले रीजन के अंदर कुछ न कुछ इश्यूज होते रहते थे, इश्यूज में इंटू से कुछ न कुछ यहाँ पे रिवोल्ट्स होती रहती थी, जिसको मलराज बोला जाता है, ठीक है। और कुछ और भी छोटी छोटी रिवोल्ट्स जगह जगह पे होती रहती थी। और जो सबसे बड़ा इश्यू बना वो था काऊ का इशू, गाय का इशू। क्यों? क्योंकि जो हिंदू धर्म है और जो सिख वाले थे उन दोनों में जो गाय है उसको सबसे पवित्र माना जाता था। जो गाय थी वो जो ब्रिटिश का एक काफिला था वो जा रहा था कहीं पे, तो बीच में क्या आ जाते हैं, गाय आ जाती है, तो गाय को क्या कर देते हैं, तलवार से मार दिया जाता है। और तलवार से मार दिया जाता है तो वहां पे बंदे बहुत परेशान हो जाते हैं। और हेनरी लॉरेंस जो कि रेजिडेंट अपॉइंट किए गए थे, जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो बंदे क्या करते हैं, अपने घरों से पत्थर कंकर इसके ऊपर मारते हैं, तो ये क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। जब बंदा देख लेता है कि कौन इसके ऊपर कंकर पत्थर मार रहा है तो उनको पकड़ के क्या कर देता है, उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है। जब ये सारे इश्यू होते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश सोचते हैं कि भाई हाँ अब तो सिख क्या हुए हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और फेडरिक को एक नया बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए रेजिडेंट। कहाँ का, सिख का, पंजाब का, ठीक है। अब क्या हो चुके हैं, जो सेकंड जो सिख वॉर है उसके होने के मैक्सिमम रीजन यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डिससेटिस्फाई, काव इश्यू और मुल्तान में जो भी आपके रिवोल्ट्स हो रखी हैं और कुछ भी ऐसी छोटी छोटी रिवोल्ट्स। अब बात आती है कि अब ये जो अपनी सेकंड सिख वॉर है इसमें होगा क्या। सेकंड सिख वॉर के अंदर टोटल 4 बैटल लड़े जाते हैं। जो फर्स्ट सिख वॉर थी उसके अंदर 5 बैटल्स थे, जिसके अंदर जो 3 बैटल थे वो ब्रिटिशर्स जीतते हैं और जो 2 थे वो सिख। अब यहाँ पे 4 बैटल होती हैं, कौन सी, रामनगर, चिलानवाल, मुल्तान और गुजरात, ये 4 यहाँ पे बैटल लड़ी जाती हैं, बैटल होती है जिसके अंदर जो ब्रिटिशर्स है वो वोन या फिर वो जीत जाते हैं। अगर वो विन कर जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होता है कि वो पंजाब को कैप्चर कर लेंगे। और ये सपना किसने देखा था, डलहौजी ने। डलहौजी क्या होता है, इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होता है और पंजाब को जीत लिया जाता है। और 29 मार्च 1849 के अंदर 29 मार्च 1849 के अंदर डलहौजी ये यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है कि अब जो पंजाब है वो मैंने कैप्चर कर लिया है। डलहौजी ये क्लियर कर देता है, ये अनाउंस कर दिया जाता है कि डलहौजी ने पंजाब को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। अब डलहौजी और खुश हो जाता है और बोलता है कि बताओ अब मुझे कौन सा एरिया कैप्चर करना है, ठीक है। इस तरह से जो सिख वॉर थी उसके अंदर जो पंजाब का कंप्लीट एरिया था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू जीत लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो अपना झंडा फहरा दिया जाता है किसका, ब्रिटिशर्स का। तो ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा कि इनमें जब तक यूनिटी थी, जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं करते हैं, जैसे इनकी यूनिटी खत्म होती है तो ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, अपना अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और पंजाब को भी क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि आपको ये बताना है कि शेर पंजाब किसको कहा जाता है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। शेर पंजाब किसको कहा जाता है, ये किसको इस नाम से जाना जाता है, ये किसका ये टाइटल है और उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, ये अभी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिसी और जो उनके एक्ट्स हैं किनके, ब्रिटिशर्स के। जितने भी पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जितने भी एक्ट्स लेके आए, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सेफ रहिएगा और अपने